आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम दिल्ली दर्पण में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय प्राइम मिनिस्टर साहब के सीजीआई के यहाँ गणेश पूजा में जाना और अरविंद केजरीवाल जी की जमानत। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में धनंजय शिंदे जी हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं महाराष्ट्र से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माथुर जी हैं। हमारे साथ एनवीएन के एडिटर जनाब सलीम खान साहब हैं। आप तमाम मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। जबकि महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, ऐसे समय में प्राइम मिनिस्टर साहब का महाराष्ट्र में जिस तरह की टोपी लगाते हैं, उस तरह की टोपी लगाकर सीजीआई के यहाँ पूजा में जाना और फिर उस तस्वीर को वायरल करना, उसको ट्वीट करना और उस वीडियो को वायरल किया जाना, इसका क्या है संदेश? सबसे पहले धनंजय जी, आपसे क्या है इसका संदेश? तो मोदी जी मतलब 12 ही महीने प्रचार चलते रहता है उनका। और उस काम कम और प्रचार ज्यादा। और एक में वो लक्ष्य है उनका कि सत्ता में टिके रहना, चुनते रहना। और साम दाम दंड भेद, जो एक समाज में रहते वक्त जो नीतियां होती है, या प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है, वो गरिमा को बाजू में रखे हुए उसके बारे में बिना सोचे जो भी चीजें करना पड़े, वो सब चीजें पिछले 10 साल में 2014 से लेके अभी तक कैसी कैसी चीजें हो रही है वो हम देख रहे हैं। और उस प्रचार के लिए वो कोई भी व्यक्ति का, कोई भी संस्था का या कोई भी परिस्थिति का उपयोग करते हैं। इसका एक उदाहरण था परसों के दिन, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे गए और महाराष्ट्र में जो कपड़े पहनते हैं उस तरह के कपड़े पहन के उन्होंने गणपति जी के आरती भी की और उसके फोटो भी सिलेक्टिवली रिलीज किए। तो ये ना सिर्फ जो परंपरा होती है, जिसको हम लोकशाही का चौथा स्तंभ कहते हैं, न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका, तो उस चौथे स्तंभ को भी इस एक्शन की वजह से एक ठेच पहुंची है, ऐसा मुझे लगता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो किया है उसका मैं समर्थन नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी, मतलब एक तो मेहमान होता है वो, तो मतलब मोदी जी तो बिना बताए तो नहीं जाएंगे उनके घर पे गणपति जी की पूजा करने के लिए। तो साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अगर ऐसी अगर इस तरह का वो उनका भी ये प्रक्रिया में अगर वो शामिल होंगे, तो उसकी वजह से देश में रहने वाले लोगों के मन में एक अलग भावना निर्माण होती है। मुझे लगता है कि दोनों भी वरिष्ठ पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने बहुत ही जिम्मेदारी से बर्ताव करना जरूरी होता है। और इस घटना में दोनों ने भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई है क्या, ऐसा सवाल लोगों के मन में पैदा हो रहा है। हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जनाब ए रहमान साहब जुड़ चुके हैं। रहमान साहब, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। प्रशांत भूषण ने पीएम और सीजीआई की मुलाकात पर यह कहा अपने एक ट्वीट में कि उन्होंने जो आचार संहिता होती है न्यायपालिका की, उसका उल्लंघन किया है। ऐसे में एक उच्च पद पर बैठे हुए कार्यपालिका के पर्सन से, पीएम से सीजीआई का मिलना, क्या है इसके पीछे की कहानी? रहमान साहब, आप क्या सोचते हैं? मैं इसमें मोदी जी का कट्टर मुखालिफ होते हुए भी मोदी जी का कोई कसूर नहीं इसमें मानता। इसमें कसूर है हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, क्योंकि आम पब्लिक क्या, बेशतर वकील भी इस बात से नावाकिफ हैं
कि जजों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट है। हमारे यहाँ एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं रीस्टेटमेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, जिसको 7 मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट की एक फुल कोर्ट मीटिंग में अडॉप्ट किया गया, तस्लीम किया गया और उसको उस पर दस्तखत किए गए। लेकिन ये जो रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ है, इसमें कुछ ऐसे उसूल बताए गए हैं जिनको फॉलो करना हर जज के लिए जरूरी है, और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इसलिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की जो पोजीशन है वो एक आईनी पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, और वो जो स्टेट के हमारे 3 ऑर्गन्स हैं उनमें से एक ऑर्गन का वो हेड है, यानी जुडिशरी का हेड है। तो जो 16 उसूल दिए गए हैं उनमें इस तरह की चीज़ें हैं कि भाई आप पब्लिक से एक ख़ास हद तक एक अलहदगी का मुजाहरा करेंगे। पब्लिक फंक्शंस वगैरह में आपने देखा होगा जज नहीं जाते, और सिर्फ अपने खानदान की यानी शादियों वगैरह में भी नहीं जाते, बजुज़ उन शादियों के जो उनके अपनी फैमिली में हो। इसके अलावा पब्लिक में नजर आना भी जज का जो है वो गलत समझा जाता है, यानी वो कम से कम नजर आए पब्लिक में। इसके अलावा उनका अगर कोई बेटा, भतीजा या कोई रिश्तेदार उसी अदालत में प्रैक्टिस कर रहा है जिसमें वो हैं, तो उसका भी उनको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वो पड़ता है। वकीलों से ज़रूरत से ज़्यादा ज़ाती ताल्लुकात रखना की उनको इजाज़त नहीं है। तो इसमें जो जो आखिरी एक प्रिंसिपल है, 16 आइटम 16 है उस डॉक्यूमेंट में, उसमें ये कहा गया है कि जज कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा कि जिसको देखकर आवाम का भरोसा जो जुडिशरी में है, जो होना चाहिए न्यायपालिका में, उस भरोसे को किसी भी तरह की ठेस पहुंचे। तो इसमें तो वो तमाम चीजें आ गई। और यहाँ इस मामले में हुआ यह है कि प्राइम मिनिस्टर को तो दावत ही चीफ जस्टिस ने दी थी। यानी कहा यह गया है, जो जो न्यूज आई है, जो प्रेस वगैरह में और मीडिया पर जो चीज आई है, उसमें ये लिखा गया है, कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इनविटेशन पर उनके घर गए। और अगर वो इनविटेशन पर ना भी जाते तो मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये इख्तियार है, ये पावर है कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी उससे कहे कि मैं आपके घर आना चाहता हूं किसी भी मामले में, तो वो इनकार कर सकता है और वो नहीं आ सकते प्राइम मिनिस्टर उसकी मर्जी के बगैर। तो ये जो कुछ भी हुआ ये बहुत तकलीफदेह मामला है, और ये इसलिए भी और ज्यादा तकलीफदेह हो जाता है कि पहले ही कुछ ऐसे सियासी मामला चल रहे हैं 2014 से अब तक कि जिनको देखते हुए आवाम का जो भरोसा है जुडिशरी में, न्यायपालिका में, उसको चोट भी पहुंची है। कई मामलात में उसको चोट पहुंची है। और हाँ, एक बात मैं और बताऊं आपको कि इस वक्त कई ऐसे मुकदमे हैं जिसमें हुकूमत पार्टी है, और एक में तो खुद प्राइम मिनिस्टर पार्टी है। वो महाराष्ट्र का जो मुकदमा है जिसमें एनसीपी को और कांग्रेस को तोड़ दिया बीजेपी ने वहां पर, और शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद और इन्होंने ही, यानी हमारे चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि ये बहुत गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ये उस वक्त चाहते तो खुद ऑर्डर देके और वहां हुकूमत अपनी कायम करा सकते थे उस पार्टी की जिसका हक था वहां हुकूमत बनाने का, और वो जो तोड़ी गई थी पार्टियां और हुकूमत बनाई गई थी उस हुकूमत को डिसमिस कर सकते थे। इनको इख्तियार था कॉन्स्टिट्यूशन में, और कहा इन्होंने कि ये सब कुछ गलत हुआ है, लेकिन किया कुछ नहीं। माथुर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि अभी आपने देखा कि रंजन गोगोई ने किस तरह से उनके खिलाफ चीजें थी और उन्होंने किस तरह के फैसले दिए। उनके फैसलों का फायदा किस जमात को हुआ, किस पार्टी को हुआ, इससे आप वाकिफ हैं, पूरा देश जानता है। तो खबरें ये हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब सीजेआई को कोई ऑफर कर रहे थे क्या? आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या इस तरह का कुछ हो सकता है? मेरा मानना यह है कि जब तक ये बात ना पता लगे कि प्रधानमंत्री साहब जो हैं उनको बुलाया गया था या वो बिना बुलाए मेहमान थे चीफ जस्टिस साहब के यहाँ, तब तक इस बारे में हम लोग कोई बात जो है पूरी जिम्मेदारी से नहीं कह सकते। रहमान साहब कह रहे थे कि ये खबरें हैं कि चीफ जस्टिस उनको बुलाया था। मुझको लगता है कि ये खबरें सही नहीं है। ये जो है एक तरह का प्लांट है, और मेरा ये भी मानना है कि प्राइम मिनिस्टर का सीजेआई के घर जाना एक पूरी तरह से एक खास तरह की एक कॉन्स्पिरेसी है, जिसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि जो जुडिशरी है वो उनके खिलाफ
फैसले ना ले पाए और कंप्रोमाइज हो जाए। देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें एक बात बेसिकली समझनी चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर उनके साथ कोई डील करना चाहते हैं और चीफ जस्टिस तैयार है इस बात के लिए उनके साथ डील किया जाए, कोई भी इस तरह का डील किया जाए, तो इसको पब्लिक बनाने की क्या जरूरत थी? उनके घर जाए और उसके बाद फोटो खिंचाए और सब में, इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये तो चुपचाप होते हैं ऐसे डील्स। तो मतलब रंजन गोगोई साहब का जो पूरा मामला था वो तब तक नहीं पता लगा जब तक वो रिटायर नहीं हो गए, और रिटायर होने के बाद जब उनको एमपीशिप ऑफर कर दी गई तब पता लगा कि भाई गड़बड़ी थी। तभी इसमें इन्होंने इस तरह के वर्डिक्ट दिए जिसमें कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का भी फैसला था, ये सब है। तो अगर मान लीजिए दोनों के बीच में कोई डील था, दोनों की मर्जी के साथ कोई डील हो रहा था, देन तब तो और भी जरूरत थी इस बात को छुपा के रखा जाए। फिर इसको पब्लिक करने की क्या जरूरत थी और सब में करने की क्या जरूरत थी? मेरा मानना यह है कि जैसा मेरी समझ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बिना बुलाए मेहमान थे उनके यहाँ। मतलब मैं रहमान साहब के साथ इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता कि अगर प्राइम मिनिस्टर किसी घर पे आ जाए तो वो ये कह सकता है उसे कि साहब घर के अंदर बताइए। टेक्निकली हो सकता है, राइट हो, मैं कह सकता हूँ, लेकिन तब तक हो सकता है जब तक वो कहते हैं कि भाई हम आपके घर आना चाहते हैं, तब वो कहते हैं नहीं साहब बताइए। यार मान लीजिए कोई किसी घर ही पहुंच जाए तो क्या करें? मैं कोई मोदी साहब का बड़ा फैन नहीं हूँ, सब जानते ले मोदी साहब मेरे घर आए हैं तो मैं ये नहीं कह सकता साहब मैं क्योंकि आपको की पॉलिसीज नहीं लाइक करता, मेरे घर के कमरे में मत घुसिए आप। मतलब और अगर वो कमरे में आके घुस भी जाते हैं तो मैं ये नहीं हो सकता है कि उनसे ये भी ना पूछूं कि आप चाय पियेंगे या नहीं पियेंगे। मतलब ये सब है। मेरा मानना ये है कि दिस वाज ए गेट क्रैश बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसका कि बहुत ही देखिए सीधा साधा मतलब था। माथुर साहब, मेरी बात को इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, मराठी कपड़े पहन करके गए और गणपति पूजा के दिन गए। आइडिया सीधा सीधा ये था कि मोदी साहब जो भी काम करते हैं वो इलेक्शन जीतने के हिसाब से करते हैं। आइडिया ये भी रहा होगा कि महाराष्ट्र के इलेक्शंस हैं, बीजेपी वहां दब रही है, तो इस तरह से महाराष्ट्र के वोटर्स पे असर पड़ेगा कि सब ठीक है। और दूसरा फायदा ये होगा कि जो चंद्रचूड़ साहब है उनकी पोजीशन भी कंप्रोमाइज हो जाएगी, तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा। तो कल अगर मान लीजिए उनके खिलाफ जो है किसी और मुकदमे में काफी 2-4 बड़े-बड़े केसेस हैं, जो कि अभी 2 महीने अभी इनका कार्यकाल और है सीए साहब का, इसके बीच में आने वाले हैं, तो उसमें भी उनको लगेगा कि भाई फैसला समझ कर दो कि भाई देखिए प्राइम मिनिस्टर तो इतने भले आदमी का हमारे घर आए, उनके खिलाफ कैसे फैसला दिया जाए। तो मुझको लगता है ये कि ये कॉन्स्पिरेसी थी जिसके के 2 एस्पेक्ट थे। एक ये था कि महाराष्ट्र के वोटर्स को कैसे प्रभावित किया जाए, और दूसरी ये बात थी कि सीजीआई की पोजीशन कैसे कंप्रोमाइज की जाए, क्योंकि ये बढ़ जा रहा था कि सीजीआई साहब जो उनके जो फैसले हो रहे हैं वो बहुत बेबाकी के साथ हो रहे हैं, तमाम उन्होंने किए। अब देखिए जहां तक इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आप औरों से बात करिएगा। देखिए इसमें कई लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि देखिए फलाना फैसला तो सरकार के हक में था, फलाना फैसला सरकार के हक में था। होता है क्या है कि जब हम एक खास तरह का माइंडसेट रखते हैं तो हम चाहते हैं सब चीजें हमारे साथ ही हो। जमान साहब मेरी बात को इस बात को वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि जो जुडिशरी का काम है वो हमें आपको खुश करना नहीं है। मतलब उसका काम है लॉ के हिसाब से चलना। मतलब जो फैसले किए गए सरकार के खिलाफ भी गए, सरकार के फेवर में भी गए। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सभी फैसले सरकार के फेवर में गए हो, सब सरकार के खिलाफ गए हो। कई फैसले ऐसे जो कि बहुत सख्त गए हुए हैं सब है तो तो मेरा मानना ये है कि सारी जो ये बात हुई है ये प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव से हुई है। उन्हें कोई न्योता नहीं दिया गया था। जब वो पहुंच गए तब कोई भी उनसे नहीं कह सकता आप घर के अंदर मत आइए। जब आप आए हैं तो आपको ये नहीं कह सकता कि भगवान की पूजा ना करिए। मतलब सलीम साहब, इसका महाराष्ट्र के इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ये पूरी की पूरी जो वीडियो वायरल हुई है और तस्वीर सामने आई है, जो ट्वीट भी की गई है प्राइम मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल से, इसका महाराष्ट्र के इलेक्शन पे आप क्या असर देखते हैं? मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में तीसरा इलेक्शन होने जा रहा है और हर इलेक्शन जो है वो गणेश उत्सव के ज़माने में, इससे पहले 2 हुए और तीसरा हो रहा है। तो अगर पहले इलेक्शन के ज़माने पहले मौके पर वो जाते या अपने घर पे ये पूजा पाठ करते, ऑफ कोर्स वो तो कैमरे के बगैर कुछ नहीं करते इसलिए इतना उनको माफ़ है। और दूसरे में भी ऐसा करते 2019 में और 2024 में चले जाते यहाँ पर सीजीआई के घर पे। तो हम ये कह सकते थे कि भाई प्रधानमंत्री तो हर साल गणेश उत्सव मनाते हैं, कभी अपने घर पे लोगों को बुलाते हैं, कभी दूसरों के घर पे जाते हैं। तो ये ठीक है कि इसके सिलसिले में कुछ गाइडलाइंस हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 2 मर्तबा उनको गणेश उत्सव में किसी को बुलाने का या किसी के यहाँ जाने का ख़्याल नहीं आया। इसकी वजह ये है कि बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बीजेपी को यकीन था
दोनों मर्तबा के वो बड़े आराम से मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के ब्रांड से इलेक्शन जीत जाएगी। इस बार महाराष्ट्र की सूरत-ए-हाल बदली हुई है। महाराष्ट्र के में जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें बीजेपी 2 डिजिट में नहीं जा सकी, 9 पे सिमट गई और कांग्रेस जो है वो 13 पे पहुँच गई और एक आज़ाद मिला के 14 हो गए। दूसरी बात ये है कि कलकत्ता का मामला चल रहा था तो बदलापुर का केस आ गया जिससे सरकार को बहुत बदनामी हुई। और तीसरा ये कि ये जो प्रतिमा थी शिवाजी महाराज की वो टूट गई और उसके बाद ये हमारी सरकार जो है वो ये कह रही थी कि वो तो हवा से गिर गई, नेवी ने बनाई थी और मोदी जी ने आके माफ़ी माँग लिया और सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ ली। तो इनकी हालत बहुत ख़राब है और मैं ये नहीं समझता कि वो बिन बुलाए गए होंगे और ये तो भई सीधी बात है कि अगर मुझको किसी के पास जाना है तो मैं उसको फ़ोन करूँगा और मैं उसको बोलूँगा कि मैं आऊँगा और वो कहेगा कि आओ। लेकिन ये सारी एक्सरसाइज़ जो है वो इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए थी। उसकी और एक आखिरी वजह ये है कि मोदी जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जिन इलाकों के दौरे किए थे, उनमें ज़्यादातर जगहों पर बीजेपी हार गई। तो अब महाराष्ट्र की बीजेपी जो है उनको बुलाने के मूड में नहीं है। तो उनको ऐसे ही जो है वो इनडायरेक्ट तरीके से प्रचार करना पड़ेगा। तो मुझको तो ये टोटली पॉलिटिकल एक्सरसाइज़ लगती है। जी, रहमान साहब, मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि 1 हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल का मैटर चल रहा था जिसमें फैसले को रिजर्व रख लिया गया था। 1 हफ्ते के बाद में 2 जजों की बेंच में से एक जज सीबीआई की ज़रिए गिरफ्तारी को गलत तरीके से गिरफ्तार करना बताते हैं और दूसरे जज ने उसको सही बताया था। लेकिन दोनों जज इस बात पर मुत्तफिक दिखाई दिए कि उनको ज़मानत दे दी जाए। जबकि हरियाणा में आपको ये मालूम है कि कांग्रेस और आप के दरमियान एक गठबंधन होना था, जो गठबंधन नहीं हो सका। अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आकर पूरे प्रचार में हिस्सा लेंगे, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, यानी वो कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते, वो अपने दफ्तर को अटेंड नहीं कर सकते। इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? क्या वो हरियाणा के इलेक्शन को मुतासिर करने के लिए ये जमानत दी गई है या ये लीगल ग्राउंड पर है? रहमान साहब। गजाली साहब अपने मौजू से हट गए हैं, कम से कम उस मौजू से जो मुझे दिया गया था कि पीएम और सीजेआई में जो मीटिंग हुई उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। लेकिन मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि माथुर साहब ने अभी कहा कि भाई कोई घर आए तो उसको टाला नहीं जा सकता, लेकिन ये कोई आम आदमी नहीं है कि मैं आपके घर जा रहा हूँ या आप मेरे घर आ रहे हैं। पीएम जब कहीं जाता है तो कई घंटे पहले सिक्योरिटी ड्रिल होती है और ये मुमकिन ही नहीं है कि ये छुपा लिया जाए। इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक किताब है, ब्लू बुक कहते हैं उसको, जिसमें सिक्योरिटी ड्रिल का पूरा उल्लेख किया गया है बहुत डिटेल के साथ और उसको फॉलो किया जाता है बहुत सख्ती से। अगर पीएम भी उसके खिलाफ कोई बात कहे तो वो मानी नहीं जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी में उन लोगों की चलती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि पीएम मेरे घर आ रहा है और मुझे ना पता हो कि मेरे घर आ रहा है पीएम। और हम कानून में जिनको फैक्ट्स कहते हैं वो चीजें होती हैं जो हमारे सामने रखी जाएं। तो हमारे सामने फैक्ट्स क्या हैं? हमारे सामने फैक्ट्स ये हैं कि इनवाइट किया गया सारा मीडिया, किसी मीडिया में किसी और बात का जिक्र नहीं है, यही कहा गया हर जगह, इनवाइट किया गया गणेश विसर्जन जो भी वो पूजा होती है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को सीजीआई ने इनवाइट किया। और ये बल्कि उसकी डिटेल भी है कि सीजीआई हर साल गणेश जी की मूर्ति खरीदते हैं महाराष्ट्र से किसी आदमी से और हर साल वो पूजा घर पे करवाते हैं और वगैरह वगैरह। तो इसमें पहले तो एक बात ये याद रखिए कि इसमें सियासत बाद में आती है, सबसे पहले कानून है। कानून जिसको फॉलो करना हम सबके लिए जरूरी है, सिटीजन्स को भी, गवर्नमेंट को भी, और सबसे ज्यादा जजेस को। तो ये बात मत भूलिए कि जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन किया है हमारे सीजीआई ने, क्लियर वायलेशन किया है उसका। उसमें तो यहां तक कहा गया है कि किसी भी किस्म के पॉलिटिकल डिबेट से, पॉलिटिकल मामले से, पॉलिटिकल मीटिंग से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से जज को दूर रहना चाहिए।
और यहाँ आप एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसने पूरा एक पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा कर दिया, एक सियासी तूफान खड़ा कर दिया पूरे मुल्क में। और जिस तरह की ये अंदाजेबाजियां हर आदमी करेगा, एक आम आदमी भी करेगा, कोई अपनी थ्योरी पेश करेगा, कोई अपनी थ्योरी पेश करेगा। माथुर साहब ने जैसे अपनी थ्योरी पेश की कॉन्स्पिरेसी की, कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। हम कॉन्स्पिरेसी को जो लीगल मानी में लेते हैं वो एक दूसरी चीज होती है, उसमें दोनों पार्टियां शामिल होती हैं। तो या तो आप कहिए कि ये दोनों कसूरवार हैं, लेकिन मैं पीएम को कसूरवार इसलिए नहीं समझूंगा कि यहाँ कानून को तोड़ा है सीजेआई ने। पीएम ने कोई कानून नहीं तोड़ा, पीएम आजाद है कहीं भी जाने के लिए, आप आजाद है मेरे घर आने के लिए, लेकिन मुझे ये इख्तियार है कि मैं आपको अपने घर आने से रोक दूं, मना कर दूं कि नहीं मैं नहीं चाहता कि आप मेरे घर आए। नंबर 1। नंबर 2, केजरीवाल की बात कही है आपने, तो जनाब सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देकर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने दिन तक केजरीवाल को जमानत ना देकर एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का ड्रामा किया है। क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट पीएमएल के केसेस में भी ये कह रहा है कि बेल नॉट जेल शुड बी फॉलोड एज द प्रिंसिपल एज इट हैज ऑलवेज बीन फॉलोड इंडिया में। बेल नॉट जेल, ये प्रिंसिपल कोर्ट के सामने रहना चाहिए जमानत देने के लिए। और पीएमएल में भी किस तरह जमानत दी जा सकती है उन्होंने वो तक एक्सप्लेन कर दिया उस रूलिंग में। और दूसरी तरफ हम किसी आदमी को जेल में रखते हैं या चाहते हैं कि वो जेल में रहे, तो उसके खिलाफ जो जिस जुर्म का एलिगेशन लगाया गया है, जो इल्जाम लगाया गया है, उसका कम से कम प्राइमा फेशी एविडेंस तो हो। मैं कतई आम आदमी पार्टी का ना फॉलोअर हूं, ना उनका शुभचिंतक हूं, ना मैं उनको वोट देता हूं, ना दिया है, लेकिन जो इंसाफ है वो ये कहता है आपका बदतरीन दुश्मन के साथ भी अगर नाइंसाफी हो रही हो तो आवाज उठाइए, क्योंकि कल वो नाइंसाफी आपके साथ भी हो सकती है। जब किसी आदमी को आप गिरफ्तार करते हैं और जेल भेजते हैं, जमानत नहीं देते हैं, तो उसके खिलाफ कोई ठोस ना हो, कोई सबूत तो हो उस जुर्म का जिसका आप इल्जाम लगा रहे हैं। आज तक 1 रुपया ये उस रिश्वत का नहीं दिखा सके, बता सके जिस रिश्वत को लेने का इल्जाम लगाया गया एक्साइज पॉलिसी के तहत चीफ मिनिस्टर पर और दूसरों पर। किसी भी किस्म का लाख कोशिश करने पर भी कोई सबूत नहीं ला सकी, ना तो सीबीआई और ना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उस एक्साइज पॉलिसी के केस में। और एक आदमी को आपने महीनों से जेल में रखा हुआ है, जमानत नहीं हो रही, ट्रायल कोर्ट कुछ कह रही है, हाई कोर्ट उससे भी ज्यादा ऊपर जाकर कुछ कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट उस पर सोच रहा है, फैसला रिजर्व रख रहा है। ये क्या ड्रामा है भाई? ये सब कानून के खिलाफ है। कानून ये नहीं कहता, कानून ये कहता है कि किसी को गिरफ्तार भी आप, अच्छा सुप्रीम कोर्ट की अपनी ही रूलिंग है कि आप तो गिरफ्तारी यानी दी पावर ऑफ अरेस्ट डज नॉट मीन लाइसेंस टू अरेस्ट, यानी अगर पुलिस के पास आपको गिरफ्तार करने का इख्तियार है तो उसको लाइसेंस नहीं है कि जिसको चाहे जब चाहे जैसे चाहे गिरफ्तार कर ले। ये जो कुछ भी हुआ है, प्राइम मिनिस्टर और सीजेआई की जो मीटिंग हुई है, और अगर आप इसमें केजरीवाल का केस इसके जोड़ना ही चाहें तो वो सिनेरियो, वो स्क्रिप्ट मैं बता सकता हूं आपको कि बहुत मुमकिन है सीजेआई के पास जाकर, भाई जाहिर है प्राइम मिनिस्टर का आना, हम चाहे कुछ भी कहें, सीजेआई भी उसी लेवल का है उसी लेवल का सतून है जिस लेवल का प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि पीएम ने जाकर ये कहा हो कि भाई, उनको पता चल गया होगा कि केजरीवाल को जमानत तो होगी, तो ये कहा हो कि यार कुछ तो हमारी इज्जत रख लो, तुम कुछ ऐसा कर दो। क्योंकि इस वक्त पीएम का और बीजेपी का सबसे बड़ा टारगेट ये है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाए हमेशा के लिए, कि कुछ ऐसा कर दो कि ये बेकार हो जाए, बाहर तो आए लेकिन कुछ कर ना सके। वो उन्होंने कर दिया, जमानत दे दी, लेकिन ऑफिस नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यानी वो बाहर हैं, आजाद हैं, मगर वो चीफ मिनिस्टर नहीं है दिल्ली के। बस इससे अब आप कुछ भी अंदाजा लगाते रहिए अब इस बात से कि क्या क्या ड्रामा हुआ होगा। जी धनंजय जी, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी की जमानत पर, कि किस तरह की जमानत है कि वो प्रचार तो कर सकते हैं लेकिन बाहर आकर के वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, ना कैबिनेट की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और ना ही दफ्तर जा सकते हैं। नहीं, ऐसे जजमेंट से मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जो है, आज के जजमेंट में जज जो है उन्होंने कहा सीबीआई को कि पिंजरे में बैठा हुआ तोते की उपमा दी है। और हमारा तो एक क्लियर कहना है कि ईडी और सीबीआई तोता और मैना की जोड़ी है। ये दो जोड़ियों के माध्यम से उनकी जो स्वायत्तता होती है, उनकी स्वायत्तता की धज्जियां उड़ाई गई है। और उसी एक श्रृंखला के बारे में मैं कहना चाहूँगा
कि अरविंद जी को जो जमानत मिली है, आपको पता है कि करीब अगस्त 2022 में सीबीआई ने उनके ऊपर केस डाली थी और 22 महीना कुछ किया नहीं, और जब उन्हें ईडी के केस से जमानत मिली और तुरंत उसी वक्त सीबीआई वापस पिक्चर में आती है और उनको अरेस्ट कर लेती है। रूल क्या होता है कि अरेस्ट जो किसी को जेल में रखना है तो वो एक अपवाद होता है, नियम के तहत जमानत मिलनी चाहिए। तो ये सब सब जो एक वैल्यू सिस्टम है, जो रूल्स है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई है और इसकी वजह से सीबीआई की पूरी इज्जत चली गई है। मैं तो ये कहूंगा सीबीआई किसके अंतर्गत में आती है? सीबीआई को प्राइम कंट्रोल मिनिस्टर कौन के करता है? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी करते हैं। ये अमित शाह जी के मुंह पे एक बहुत तगड़ा तमाचा दिया है माननीय ऑनरेबल जज साहब ने। तो अमित शाह को थोड़ी सी भी इज्जत अगर रहे तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ये तो जाड़े चमड़ी वाले लोग हैं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। माफिया जैसे देश चला रहे हैं, इसका थोड़ा भी समर्थन नहीं हो सकता। लेकिन इसी वक्त मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अपना उमर खालिद भाई है, अब्दुल खलीफ सैफी जी है, मीरन हैदर, गुलफिशा फातिमा, कितने सालों से उन्हें जेल में रखा है, ट्रायल नहीं हो रही है। ये सब मतलब बहुत गलत चीजें हो रही है इस हिंदुस्तान में। इनके साथ में भी हम हैं। अरविंद जी को जो आज जमानत मिली, हमारे लिए खुशी का माहौल है सबको, लेकिन 4-4 साल अगर इन बच्चों को बिना ट्रायल जेल के अंदर रखा गया है, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उनको भी जल्दी से जल्दी जमानत मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान बहुत ही एक खतरे पे और खराब तौर से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी जो बची हुई डेमोक्रेसी है उसको हम होपफुल रह के बचाने की ईमानदारी से कोशिश करनी पड़ेगी। माथुर साहब, आपका क्या कहना है? अरविंद जी की इस जमानत से क्या संदेश देना चाहते हैं? कह रहा था कि जैसा रहमान साहब ने कहा, शिंदे साहब ने कहा, मैं इनकी राय से इत्तेफाक करता हूं। जमानत तो बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। अगर जैसा रहमान साहब तो लॉ जानते हैं, इतने बड़े वकील हैं, अगर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, तो मैं पूरी तरह ये बात और भी पक्की हो जाती है। अभी तक तो आपके नेता कहते थे रहमान साहब कह रहे तो बात सही होगी, और अगर आपके पास कोई भी उनके खिलाफ सबूत नहीं है तो जेल में रखने का कोई मतलब ही नहीं है। आवाज आ रही है आपको? मैं पहले मतलब अरेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, अरेस्ट करने का मतलब नहीं है, और अरेस्ट साहब कर भी लिया मान ली तो जेल में रखने का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। ये सबको पता है कि जो अरेस्ट हुई है ये सब पॉलिटिकल हुई है। चाहे राहुल गांधी का मामला था, उसका केस आपने देखिए, उनको अनप्रेसिडेंटेड सजा दी गई, हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया। जो सारे पॉलिटिकल डिसीजंस हैं जो कि जुडिशरी पे प्रेशर डाल के दिए जाते हैं, मतलब तो जुडिशरी शुड स्टैंड फर्म टू इट, और उसको अपने जो पूरा, क्योंकि उसका काम लॉ को इंटरप्रेट करना है, जुडिशरी को ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं तो बिल्कुल समझता हूँ ये बात ठीक है। तो सलीम खान साहब, आप किस नजर से देखते हैं अरविंद केजरीवाल जी की जमानत? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जमानत के बारे में तो सब लोगों ने जो बात कही, मैं उससे सहमत हूँ। खाली एक बात कहना चाहता हूँ कि 2013 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि सीबीआई जो है वो पिंजरे का तोता है, और वो बात हमारे प्रधानमंत्री को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने संसद में आके उसको दोहराया और ये कहा कि यूपीए के जमाने में सीबीआई जो है वो पिंजरे का तोता थी और हमने जनाब इसको आजाद कर दिया। तो ये जो उनका बहुत बड़ा दावा था, उसके बाद 2022 में जो हमारे कानून मंत्री थे रिजिजू, उन्होंने ये कह दिया कि साहब अब जो है वो सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं लग रही है, इसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है। लेकिन उसमें भी एक तरह का एक्सेप्टेंस था, तो मोदी जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उनसे वो मंत्री पद ही छीन लिया, और अब जाके दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने वो बात कही जो कि 11 साल पहले कही थी कि सीबीआई को जो है वो पिंजरे का तोता नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो आज भी पिंजरे के तोते की तरह काम कर रही है, ये है असल बात। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जजमेंट है, और उसमें एक बात जो कही गई कि ईडी जो है उसके पास ज्यादा पावर्स है, ईडी के इसके बावजूद ईडी ने जमानत दी।
यानी पहले लोअर कोर्ट ने ईडी के खिलाफ जमानत दी, ईडी सुप्रीम कोर्ट में भागा, सुप्रीम कोर्ट में ईडी के खिलाफ जमानत मिली, उसके बाद 22 महीना से सोया हुआ सीबीआई जागा और उसने आके कहा कि ये जो है वो जा नहीं सकते, मैं जो है वो इसकी और तफ्तीश करूंगा, और 3 महीना उनको बंद रखा। तो ये जो सीबीआई की हरकत थी, ईडी की जमानत के मिलने के बाद वापस आने देखिए हरियाणा में बीजेपी इलेक्शन हार चुकी है और वो कुछ भी कर ले, उल्टी लटक जाए। उसने किसानों को नाराज कर दिया है, उसने खिलाड़ियों को नाराज कर दिया है, हरियाणा में अग्निवीर की वजह से फौजियों को नाराज कर दिया है और तो इसलिए हरियाणा में तो उसकी लुटिया डूब चुकी है। तो किसी को गिरफ्तार करने से और किसी को छोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट दिया है वो सरकार के मुंह पे, जैसा कि अभी शिंदे साहब कह रहे थे, एक करारा तमाचा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को, जो एक मुख्यमंत्री है, चुना हुआ मुख्यमंत्री है, उनको जेल में रखने के लिए जमानत मिलने के बावजूद पिंजरे के तोते की तरह काम किया। तो वो तमाचा जो है वो पिंजरे के तोते पे भी है और उस तोते के मालिक पे भी है जिसने कि उससे ये हरकत करवाई। मेरे पास टाइम बहुत कम है। रहमान साहब, आखिरी टिप्पणी आपकी। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि ईडी कोई भी गवाह है, उसके गवाह के कहने पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो आपकी आखिरी टिप्पणी क्या है इस बारे में? मेरी आखिरी टिप्पणी ये है कि आज के जजमेंट में जो सबसे अहम नुक्ता था वो डॉक्टर सलीम ने उठाया। हालांकि ये कानून के आदमी नहीं है, इन्होंने अल्फाज दूसरे इस्तेमाल कर दिए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, अटॉर्नी जनरल ने जब अपना आर्गुमेंट दिया आखिरी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रहने दीजिए, आप ये क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने सिर्फ उसको जेल में रखने के लिए, ताकि वो जेल में ही रहे, इसलिए अरेस्ट किया था। और क्योंकि जेल से ही अरेस्ट किया था सीबीआई ने, तो पहले ही जेल में थे, वहीं से अरेस्ट किया था। तो पीएमएल में जब जमानत हो गई तो आप ये चाहते थे कि ये जेल में ही रहे, इसलिए आपने अरेस्ट किया इसको, यानी सीबीआई ने। मगर यहाँ एक अफसोसनाक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ ये कि पावर है, बल्कि उसकी ये ड्यूटी है कि अगर वो ऐसा कुछ होता देखे, कोई बहुत ग्रेव इनजस्टिस हो किया जा रहा है, हो रहा है, तो वो सुओ मोटो अज खुद, बगैर किसी के कहे, बगैर किसी पिटीशन के, उसको उस पर एक्शन ले सकता है। और वो उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट कहता कि भाई क्या बात है, आपने इतने इतने पुराने केस में अब उसको अरेस्ट किया, जब हमने पीएमएल में उसको जमानत दे दी, नथिंग डूइंग। और वो उसी वक्त उनको जमानत केजरीवाल को भी दे सकते थे, क्योंकि केस तो एक ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा उस वक्त क्यों नहीं किया, अब क्यों किया? मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक यहाँ इस आपके मौजू के दो पहलू हो गए हैं। एक तो ये कि पीएम सीजीआई से मिले, उसमें मैं एक बार फिर कहूंगा कि पीएम की मैं कोई गलती नहीं मानता। पीएम किसी भी तरह का प्रेशर लाते नहीं मिल सकते थे सीजीआई से, अगर सीजीआई उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते जो जजेस के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर रखा है, उन्होंने वो नहीं किया। और जहां तक केजरीवाल की जमानत का ताल्लुक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए शर्म की बात है। ये कोई एहसान नहीं किया उन्होंने केजरीवाल को जमानत देकर, बल्कि केजरीवाल को इतने दिन तक जमानत ना देकर उन्होंने खुद एक नाइंसाफी को हवा दी। अभिनंदन जी, आपकी आखिरी टिप्पणी 5 सेकंड। हमारा एक नारा था, जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। तो उस कार्यकर्ताओं के नारे के तहत आज उनको मतलब वो वास्तविक रूप में आया है। मैं फिर दोहराऊंगा कि यही चीज उमर भाई और उनके, उमर खलीद और उनके जो साथी है, उनको भी जल्दी से जल्दी बेल मिलना चाहिए। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि नाइंसाफी कहाँ किसी के साथ में भी नहीं होनी चाहिए, ना कोई राज्य का सीएम हो या एक आम आदमी या एक आम औरत हो। तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। माथुर साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी। आज के 2 विषय थे, एक था सीजीआई और पीएम का मुलाकात, और दूसरा था अरविंद केजरीवाल की जमानत। आपकी आखिरी टिप्पणी। मैं रहमान साहब की राय से इत्तेफाक नहीं रखता कि इसमें पीएम की कोई गलती नहीं है। अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक मर्यादा है या जज की एक मर्यादा है, तो एक दूसरा सिटीजन है उसको भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि भाई इनकी मर्यादा क्या है, अगर है तो हमें नहीं जाना चाहिए इनके यहाँ। ये तो हमेशा होता है। मान लीजिए किसी एक आदमी गरिमा है, सब है, तो दूसरे आदमी को भी उसकी इज्जत करनी चाहिए
ये सब है। तो मैं ये नहीं मानता कि हम मोदी साहब इस बात में उनकी कोई गलती नहीं है और वो चले गए घूमते। उनको भी ये पता होगा कि जज के अगर जाएंगे तो जज की पोजीशन कंप्रोमाइज होगी। सलीम साहब, आपकी क्या आखिरी टिप्पणी है? मैं ये कह रहा हूं कि केजरीवाल को जमानत मिलना ये बहुत अच्छी बात है और उस कमेंट के साथ मिलना बहुत अच्छी बात है। सिर्फ इस बात का अफसोस है कि उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो पाबंदियां मुनासिब नहीं है और मुझको उम्मीद है कि केजरीवाल उसको चैलेंज करेंगे और जब वो दोबारा चैलेंज करेंगे तो वो पाबंदियां भी उठेंगी। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।